हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं मेडिसिन नेम। देखिए, इस मेडिसिन नेम में एक दो नंबर का सवाल ट्वेल्थ बायोकेमिस्ट्री से बन जाती है। तो ट्वेल्थ बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे मेडिसिन नेम से जो हम लोग का मेडिसिन नेम है, यहाँ से एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। हम केवल वैसे मेडिसिन नेम का यहाँ पे जिक्र किए हैं जो एनसीईआरटी में ट्वेल्थ के जो बायोकेमिस्ट्री है, वहाँ एनसीईआरटी में जो मेडिसिन नेम का जिक्र किया है वैसे मेडिसिन नेमों को एक्सप्लेन किए हैं। तो पूरा इस वीडियो में हम मेडिसिन नेम को एक्सप्लेन किए हैं। और ये ज़्यादा मेरी बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी ही क्लास रही है। तो आप लोग इस मेडिसिन नेम को एक बार ज़रूर देख ले, सुन ले, और यहाँ से एक दो नंबर के जो भी सवाल आज तक एग्ज़ाम में बने हैं और जो बनने वाले हैं उनको देखते हुए सारे के सारे मेडिसिन नेम का नाम यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम क्लास को चालू करते हैं और आप लोग को समझाते हैं। देखिए, तो हम लोग का जो फर्स्ट मेडिसिन नेम है बुखार और हल्की बुखार के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे बुखार और हल्की बुखार के लिए कौन से मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसमें थोड़ा सा देखिए पैरासीटामोल, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बुखार और हल्की बुखार के लिए कौन से दवा यूज किया जाता है, पैरासीटामोल का यूज किया जाता है। देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा ना हल्की सी आपको पसीना भी आएगी पैरासीटामोल के अंतर्गत। और यहाँ पे मतलब इसका यूज मतलब छोटे बच्चे और वयस्क भी कर सकते हैं। और पैरासीटामोल दवा जो लेते हैं तो वहाँ पे एमजी में रहता है, एमजी लिखा रहेगा कि मतलब कितना एमजी का है। छोटे बच्चों के लिए रहेगा तो वहाँ पे कम एमजी के लिए दवा यूज करेंगे। और बड़ों के लिए, हम लोग के लिए तो समथिंग 500 से 600 एमजी, ठीक ना। जो वयस्क होंगे तो वयस्क के लिए समथिंग 500 से 600 एमजी का दवा यूज किया जाता है। और छोटों बच्चों में 200-250 एमजी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे सिर दर्द है और मानसिक रजोधर्म जो हम लोग के लड़कियों में देखने के लिए मिलता है, मानसिक रजोधर्म और सिर दर्द है, तो वहाँ पे हम डिस्प्रिन का यूज कर सकते हैं। कौन सा दवा यूज कर सकते हैं? डिस्प्रिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके अंदर किसी प्रकार का पीड़ा है, दर्द है, मासिक रजोधर्म में अगर कोई है तो वहाँ पे बच्ची लोग डिस्प्रिन यूज कर सकते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्रिन यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, जैसे पेट के अंदर किसी प्रकार का दर्द है, पेट में हम लोग स्टमक में हम लोग को किसी प्रकार का दर्द उत्पन्न हो रहा है, तो स्टोमक में दर्द के लिए डाईसाइक्लोमाइन, कौन से दवा यूज कर सकते हैं? डाईसाइक्लोमाइन दवा यूज कर सकते हैं। डाईसाइक्लोमाइन दवा जो है पेट के दर्दों को क्या करता है? कम करने के कार्य करता है। यानी कि पेट में हम लोग की किसी प्रकार का दर्द उत्पन्न हो रहा है, यानी कि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे डाईसाइक्लोमाइन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग के दवा जो है यहाँ पे लूज मोशन, अगर मान लो आप लूज मोशन के अंतर्गत है, दस्त हो रहा है आप, यानी कि लूज मोशन को ही दस्त बोलते हैं, तो वहाँ पे लोपामाइड, कौन सा दवा? लोपामाइड यूज कर सकते हैं। अगर लूज मोशन है तो उस कंडीशन में आपको लोपामाइड दवा यूज कर सकते हैं। लूज मोशन में हम लोग को शरीर के अंदर ना थोड़ा सा देखिए डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की मात्रा की कमी हो जाती है। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि लूज मोशन में हम वहाँ पे ग्लूकोज लेने की कोशिश करें, ग्लूकोज को सेवन करें, ठीक ना। यहाँ पे दवा भी ऐसे है लोपामाइड को भी यूज कर सकते हैं या ग्लूकोज का सेवन कर सकते हैं, ठीक ना। या नमक पानी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एलर्जी है, एलर्जी जैसे बोले तो जैसे आपका यहाँ पे, ठीक ना, त्वचा से संबंधित हो, ठीक है, या त्वचा से संबंधित हो एलर्जी हो, यानी कि त्वचा के ऊपर मतलब किसी प्रकार का त्वचा पे आपके ऊपर काले काले जैसे रंग सा हो जाए, या त्वचा की ऊपरी सतह पे किसी प्रकार के आपका बॉयल जैसा उत्पन्न हो जाए, या आप तो कह सकते हैं सर्दी जुकाम भी हो। सर्दी जुकाम भी हम लोग का किसी प्रकार के एलर्जी में ही आता है। तो सर्दी जुकाम हो तो वहाँ पे हम लोग एलर्जी के लिए ना यहाँ पे सिटीराइजिन दवा यूज कर सकते हैं। कौन सी दवा? सिटीराइजिन यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोबारा एलर्जी के लिए यहाँ पे मतलब पीडीएफ में सेट हो गया है। यहाँ पे एलर्जी के लिए कौन से? सिटीराइजिन। ज़्यादातर एलर्जी में आप जैसे यहाँ पे सर्दी जुकाम प्रकार के एलर्जी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, तो वहाँ पे जैसे त्वचा से संबंधित कुछ भी हो तो वहाँ पे सिटीराइजिन यूज कर सकते हैं। कौन सी दवा? सिटीराइजिन। अगला यहाँ पे जैसे हम लोग का यहाँ पे ठीक ना, अगला अगला है यहाँ पे दांत संक्रमण, यानी कि दांत संक्रमण है हमारे यानी कि हड्डियों के संक्रमण है, तो वहाँ पे यहाँ पे देखिए एमोक्सो, ठीक ना, एमोक्सीसाइलिन दवा यूज कर सकते हैं।
और एमोक्सिसाइलिन जो है यह हम लोग का एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। यह सभी प्रकार का यह दवा जो होता है, यह सभी प्रकार के दांतों के संक्रमण से क्या करता है? बचाता है। यह शरीर में अन्य प्रकार के जो कीटाणु रोगाणु होते हैं उनके संक्रमण से बचाने के काम करता है। ज़्यादातर इनको हम दांत संक्रमण में यूज करते हैं, कुछ ही दांत संक्रमण में यूज करते हैं एमोक्सिसाइलिन। और यह क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक। ये हम लोग का एंटीबायोटिक है। अगला है एसिडिटी। अगर हम लोग के अंदर मतलब किसी प्रकार का एसिडिटी हो जाए, यानी कि पेट के अंतर्गत जो गैसीय मात्रा में वृद्धि हो जाए, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे हम पेंटोपाराजोल यूज कर सकते हैं। कौन सी दवा यूज करेंगे? पेंटोपाराजोल दवा यूज कर सकते हैं। पेंटोपाराजोल। नेक्स्ट हम लोग का है सर्दी जुकाम। यहाँ पे सर्दी जुकाम के लिए यहाँ पे सिफिक्स जाइम एलर्जी के लिए पीछे हम लोग देखे थे वहाँ पे, ठीक ना, एलर्जी के लिए भी दवा देखे थे। यहाँ पे देखिए सर्दी जुकाम के लिए स्पेशल है सिफिक्स जाइम। कौन है? सिफिक्स जाइम दवा यूज कर सकते हैं। कौन सी दवा? सिफिक्स जाइम। उसके बाद यहाँ पे दोबारा है सर्दी जुकाम के लिए कौन सी दवा यूज करना है? सिफिक्स जाइम। कौन सा? सिफिक्स जाइम। अगर पेट में किसी प्रकार का हम लोग का जलन हो रहा है, ठीक ना, पेट में जैसे एसिडिटी की मात्रा हो गया, मतलब किसी प्रकार का दर्द है, जलन हो रहा है, तो वहाँ पे रेनिटीडाइन यूज कर सकते हैं। कौन सी दवा? रेनिटीडाइन वहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग। रेनिटीडाइन दवा यूज कर सकते हैं। रेनिटीडाइन दवा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग के हैं अगर सूखी खांसी है, यानी कि आपके हो सकता है कि सूखी खांसी बोले तो आप केवल बार बार आप में जैसे खांसने का प्रक्रिया चल रहा है, खांसने यानी बार बार आप खांस रहे हैं, गले में खराश जैसा उत्पन्न हो रहा है, तो गले में खराश जैसा उत्पन्न हो रहा है, बार बार खांस रहे हैं आप, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे सूखी खांसी के लिए, ठीक ना, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन दवा यूज कर सकते हैं। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन दवा यूज कर सकते हैं। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन दवा यूज कर सकते हैं, और ये हमारे सूखी खांसी के लिए रामबाण इलाज है। नेक्स्ट हम लोग को देखिए मलेरिया उन्मूलन। ये एनसीईआरटी में बहुत बार पूछा है, एग्जाम में बहुत बार आया है। मलेरिया उन्मूलन के लिए कौन सी दवा यूज कर सकते हैं? और इस देखिए मलेरिया उन्मूलन के लिए जो दवा है क्लोरोक्विन है, इसको एनसीईआरटी के हेलो अल्केन जो हेलो एरिन चैप्टर है वहाँ पर भी इसको जिक्र किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी है। तो मलेरिया उन्मूलन के लिए हम लोग क्लोरोक्विन दवा यूज करते हैं। कौन सी दवा यूज करते हैं? क्लोरोक्विन दवा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ टाइफाइड। आप टाइफाइड के लिए कौन सा दवा यूज कर सकते हैं? तो सीप्रो, या एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिप्रोफ्लोक्लासिन दवा यूज कर सकते हैं। टाइफाइड के लिए कौन सा दवा यूज कर सकते हैं? सिप्रोफ्लोक्लासिन दवा यूज कर सकते हैं। टाइफाइड के लिए आप सिप्रोफ्लोक्लासिन दवा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है देखिए गर्भ निरोधक, ठीक ना, यानी कि गर्भ निरोधक दवा यहाँ दो प्रकार की दवा है। एक होता है गर्भ निरोधक में होता है कॉम्बाइनेड पिल्स है, एगो है मिनी पिल्स है। ये दोनों दवा आप गर्भ निरोधक, जहाँ पे जैसे मान के चलिए प्रेगनेंसी से बचने के लिए वहाँ पे कॉम्बाइनेड पिल्स और मिनी पिल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इस दवा को डॉक्टर के सलाह से यूज करें। ऐसे दोनों मतलब दवा, यही दवा यूज किया जाता है, लेकिन सलाह से यूज करें, ठीक ना। एक होता है एनसीईआरटी में लेकिन दोनों दवा का जिक्र किया है, एक कॉम्बाइनी पिल्स है, एक मिनी पिल्स है, ठीक ना। कॉम्बाइंड पिल्स और एक मिनी पिल्स है। उसके बाद है बुखार है, दर्द है, इसके लिए हम लोग आइब्रोप्रोफेन, यानी कि बुखार के साथ साथ दर्द, आपके यहाँ बुखार के साथ साथ दर्द हो तो वहाँ पे कौन सा दवा यूज कर सकते हैं? आइब्रोप्रोफेन। कौन सा? यानी कि आइबुप्रोफेन है, आइबुप्रोफेन दवा यूज कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट है जैसे ज्वाइंट पेन है, यानी कि हड्डियों के अंदर नहीं होता ज्वाइंट प्रकार का पेन हो किसी प्रकार का, जहाँ पे यानी कि दो हड्डियों को जोड़ना, बताइए दो हड्डी जहाँ पे जुड़ा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए टेंडन है, लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट यानी कि हड्डी को मांसपेशी से टेंडन। तो जो ज्वाइंट पेन होगा जहाँ हड्डी से हड्डी जुड़ा हुआ है वहाँ पे कॉम्बीफ्लान दवा यूज कर सकते हैं, यानी कि ज्वाइंट प्रकार के पेन है, जो ज्वाइंटों में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे हम कौन सी दवा यूज कर सकते हैं? कॉम्बीफ्लान। कौन सी? कॉम्बीफ्लान। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे यहाँ सोने वाली दवा है, यानी कि जहाँ पे सोने वाली दवा की बात हो, यानी कि जिसको नींद नहीं आ रही है उसे हम लोग जोल्पीडेम। कौन सी दवा यूज करेंगे? जोल्पीडेम, यानी कि जो सोने वाली दवा होती है उसके लिए कौन सी हम लोग दवा यूज करेंगे? जोल्पीडेम। कौन सी? जोल्पीडेम।
नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे जगने वाली दवा है। कौन सी है? जगने वाली। आपको जैसे ज़्यादा जगना है, इसको हम लोग जैसे डॉक्टर के सलाह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है हम लोग को, ठीक है ना, एंजाइम की क्रियाओं पर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर से सलाह से यूज करें कि कितना mg के हम लोग दवा मतलब लेना चाहिए। इसके लिए कौन सी है? प्रेसिंग यानी कि प्रेस्क्रिप्शन। हम लोग को जो जगने वाली दवा है, जो जगने वाली दवा है ये है प्रेस्क्रिप्शन दवा है, लेकिन डॉक्टर के सलाह से ही लेके कितना आपको दवा लेना चाहिए और कितना मिलीग्राम कितना mg की दवा लेना चाहिए। तो इसके जगने वाली दवा का नाम क्या है? प्रेस्क्रिप्शन। कौन है? प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पे ना हम मधुरक के बारे में बताए हैं। यहाँ मधुरक एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन यहाँ पे हम देखें मतलब हैंड राइटिंग से लिखा हुआ पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पहले यहाँ पे मधुरक होता क्या है पहले, ठीक ना। जो मधुरक है, यहाँ कृत्रिम मधुरक का बात चल रहा है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कृत्रिम मधुरक, जिसे आर्टिफिशियल इंग्लिश में कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल, ठीक ना, आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। तो हम लोग को होता क्या है, ये बात आप लोग को समझाते हैं। देखिए हम लोग के जो कृत्रिम मधुरक है सर, हम लोग का जो कृत्रिम मधुरक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, यह हम लोग केवल मिठास के लिए प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर इसे ना वृद्ध लोग प्रयोग करते हैं, बूढ़े व्यक्ति प्रयोग करते हैं, जो डायबिटीज के शिकार है, जिनमें मधुमेह रोग हैं, जो मधुमेह के रोगी हैं, वैसे लोग जो ना कृत्रिम मधुरक का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। कारण है कि क्या, वहाँ पे केवल मीठा लगेगा, लेकिन आपको वहाँ से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। मधुरक के द्वारा हमको मीठा खाली लगेगा, पदार्थ जिसको यूज करेंगे वो खाली मीठा लगेगा आपको, लेकिन वहाँ से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनको, वो वैसे व्यक्ति जो होते हैं वो कृत्रिम मधुरक का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं एक बारे में, जो मधुमेह रोगी डायबिटीज रोगी मिठास के लिए कृत्रिम मधुरक का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो जो मधुमेह रोगी होते हैं, लिखिए इस लाइन में कि मधुमेह रोगी और डायबिटीज रोगी मिठास के लिए जो होते हैं कृत्रिम कृत्रिम मधुरक का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और इसमें प्रमुख कौन है? सैकरीन। सबसे प्रमुख अगर कृत्रिम मधुरक का बात करें तो कौन सा बताइए? है सैकरीन है। सैकरीन क्या है? सैकरीन जो है सबसे प्रमुख आपका मधुरक है, सबसे प्रमुख कृत्रिम मधुरक है। देखिए यहाँ पे लिखे नेक्स्ट लाइन में कि लंबे समय तक आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर हम लॉन्ग टाइम तक यानी कि ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा महीनों तक, यानी कि कई सालों तक अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर का प्रयोग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है? कृत्रिम मधुरक का होता है। अभी आप लोग को समझाएं कि कृत्रिम मधुरक जहाँ जो चीनी के तुलना में ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन यहाँ से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। जो कृत्रिम मधुरक है चीनी से ज़्यादा मीठा होगा, लेकिन यहाँ से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, केवल मिठास के लिए प्रयोग करते हैं। या मधुमेह रोगी, यहाँ पे साफ लिखे हैं जो फर्स्ट लाइन में कि मधुमेह रोगी डायबिटीज रोगी मिठास के लिए कृत्रिम मधुरक का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख कौन है? सैकरीन। यहाँ पे लिखे हैं ना, पूछेगा कि सैकरीन क्या है, तो एक मधुरक होता है और डायबिटीज और मधुमेह रोगी जो होते हैं इसका यूज करते हैं। यहाँ पे सेकंड लाइन में है कि लंबे समय तक आर्टिफिशियल स्वीटनर का प्रयोग करना जो होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि आगे देखिए लिखे हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मीठा जहर। देखिए कृत्रिम मधुरक को हम लोग स्वीट पॉइजन बोलते हैं, मीठा जहर के नाम से जानते हैं। कृत्रिम मधुरक का उदाहरण देखिएगा, बहुत सारे उदाहरण मिली हैं यहाँ पे। चलिए सारे उदाहरण समझाते हैं। पहला सैकरीन हो गया। क्या हो गया? सैकरीन। यह देखिए प्रथम आर्टिफिशियल स्वीटनर, एग्जाम में पूछा था कि पूछेगा, कंपटीशन में भी दे देता है कि प्रथम आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन होता है, तो सैकरीन। कौन है? सैकरीन। और यह प्रथम आर्टिफिशियल स्वीटनर है और ये चीनी से ना 300 से 400 गुना ज़्यादा मीठा है। जो हम लोग को सैकरीन है चीनी से, बताइए कितना ज़्यादा मीठा है? 300 से 400 गुना ज़्यादा मीठा है। और मधुमेह की रोगी मुख्य तौर पर इसका क्या करते हैं? प्रयोग में लाते हैं। और ज़्यादा उपयोग करने से आदत भी पड़ जाती है और नशे जैसा व्यवहार भी करने लगते हैं। यानी कि सैकरीन, ठीक है, मधुमेह रोगी जो है सैकरीन का उपयोग करते हैं, लेकिन एक लाइन देखिए, सॉरी सर, यहाँ पे जो मधुमेह रोगी जो होते हैं सैकरीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रयोग करने से आदत भी पड़ जाएगी और नशे जैसा व्यवहार भी करेंगे। सैकरीन आपको मीठा लगेगा या चीनी से देखिए 300 से 400 गुना का है, ज़्यादा मीठा है, तो मीठा है सर, लेकिन यहाँ से कोई ऊर्जा नहीं मिलता है। मधुरक जो होता है वो चीनी से ज़्यादा मीठा लगेगा, लेकिन कोई ऊर्जा यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। और सबसे प्रथम मधुरक कौन है? तो सैकरीन है। कौन है? सैकरीन है। ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा? नशे जैसा व्यवहार भी करना पड़ जाता है और हम लोग के स्वास्थ्य भी खराब हो जाती है। दूसरा देखिए मधुरक, अगला मधुरक हम लोग के पास है सुक्रालोज।
या एनसीईआरटी में बहुत जिक्र किया है इसका, सैकरिन का, सुक्रालोज का। जो सुक्रालोज जो है हम लोग का सेकंड है, यह वर्तमान में अधिक प्रचलित है। अभी सुक्रालोज जो है वर्तमान में अधिक प्रचलित है, यह जो है 400 से 500 गुना चीनी से ज़्यादा मीठा है। बताइए सुक्रालोज चीनी से कितना ज़्यादा मीठा है? 400 से 500 गुना ज़्यादा मीठा है। तथा इसे स्प्लेंडा, अभी मार्केट में हम सुक्रालोज को खोजेंगे तो किस नाम से आएगा? तो स्प्लेंडा, यह स्प्लेंडा के नाम से आता है मार्केट में। सुक्रालोज जो है स्प्लेंडा के नाम से बाजार में आता है। और यह जो है ना यह गर्म और ठंडे ठंडे पदार्थों में उपयोगी होता है। यानी कि सुक्रालोज को चाय के अंदर, गर्म हो गया चाय चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, उसके अंदर मिला करके इसको हम लोग पी लेते हैं। या आप इसके आइसक्रीम के अंदर भी सुक्रालोज को मिला करके पिया जाता है। तो सुक्रालोज को गर्म पदार्थों में और ठंडे पदार्थों में मिलाकर पिला जाता है। थोड़ा स्वादिष्ट बनाता है, ठीक ना, स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन कोई ऊर्जा नहीं मिलती, भी बताएं, क्योंकि ये हम लोग को क्या है? कृत्रिम मधुरक है। और यह चीनी से कितना ज़्यादा मीठा है? 500 गुना ज़्यादा मीठा है। मीठा लगेगा लेकिन कोई एनर्जी यहाँ से प्राप्त नहीं होगा। मार्केट में किस नाम से आता है? स्प्लेंडा। सुक्रालोज मार्केट में आपको ना स्प्लेंडा के नाम से मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग अगला जो नेक्स्ट मधुरक है वो है एस्पार्टम। कौन है? एस्पार्टम। यह हानिकारक मधुरक है। एस्पार्टम हानिकारक मधुरक है और यह चीनी से ना 200 से 250 गुना ज़्यादा मीठा है। चीनी से 200 से 250 गुना ज़्यादा मीठा है और गर्म पदार्थों में जहर बन जाता है। मान लो चाय आपका गर्म है और चाय के अंदर हम मान लो चाय है, चाय के अंदर हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम यहाँ पे मिला देंगे, ठीक ना, जो आपका चाय है उस चाय के अंदर हम एस्पार्टम को मिला देंगे तो चाय हमारा क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा भाई। चाय हमारा क्या बनेगा? जहर बन जाएगा। और बाजार में इक्वल के नाम से आता है। कहा आता है? इक्वल। जैसे मार्केट में खोजेंगे भाई इक्वल हमको चाहिए तो समझ जाएगा भाई, हाँ किसी को चाय में पिलाकर भाई टाटा बाय बाय करनी है उसको। तो भाई इसको चाय के अंदर जो होता है ना एस्पार्टम जो होती है जहर बन जाती है। चाय के अंदर क्या बन जाती है? एस्पार्टम आपका मिलाने के बाद चाय हमारा जहर बन जाती है। तो गर्म पदार्थों में ये जहर बन जाता है एस्पार्टम। और चीनी से क्या है? 200 से 250 गुना ज़्यादा मीठा होता है और यह हानिकारक मधुरक है। और मार्केट जो है हम लोग का बाजार में सर, हम लोग के बाजार में जो है यह एस्पार्टम इक्वल के नाम से आता है। किस नाम से आता है? इक्वल के नाम से। नेक्स्ट अगला हम लोग का है, अगला मधुरक है नेटम। कौन सा है सर? नेटम। यह सबसे हानिकारक है। नेटम ना सबसे हानिकारक मधुरक है और चीनी से 13,000 गुना ज़्यादा मीठा। भाई साहब बहुत खतरनाक है। बताइए ये चीनी से 13,000 गुना ज़्यादा मीठा, यानी कि जितना आपको चीनी मीठा लगता है उससे 13,000 गुना ज़्यादा मीठा कौन है? नेटम। और ये सबसे हानिकारक मधुरक हैं तथा यह ठंडे, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि ठंडे 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 पेय पदार्थ और चिलगम में ज़्यादा यूज होता है। यानी कि आप लोग ये चिलगम ज़्यादा यूज करते रहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे नेटम जो है ये चिलगम में ज़्यादा यूज होता है, इसलिए चिलगम ज़्यादा मीठा लगता है आपको, लेकिन वहाँ से चिलगम से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। यानी कि चिलगम खाने से ऐसा नहीं कि आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है। आपकी खाली चिलगम आपको मीठा लगेगा, ठीक ना, क्योंकि उसमें कौन सा मधुरक यूज हो रहा है? नेटम। आजकल तभी खजूर के अंतर्गत भी मधुरक यूज किया जा रहा है, खाली मीठा लगेगा, कोई ऊर्जा वहाँ से प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। आपको चेक कर लेना है कि भाई किस प्रकार की खजूर यूज कर रहे हैं। तो नेटम जो होता है हम लोग का क्या है? यह चीनी से 13,000 गुना ज़्यादा क्या है? मीठा है। और चिलगम में क्या होता है? ज़्यादातर यूज होता है। देखिए इसको ज़्यादा मतलब यूज करने से यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक क्या होती है? बीमारी पैदा हो जाती है। अगर नेटम को ज़्यादा यूज करेंगे तो कौन सी बीमारी हो जाएगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखे हैं, यहाँ पे कौन सी बीमारी हो रही है सर? इसको यूज करने से फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक बीमारी पैदा होती है। और यह ब्रेन को और पाचन तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। बहुत कुछ चिलगम चबाते रहते हैं। बताइए यह पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है और ब्रेन को भी प्रभावित कर रहा है। कौन से मधुरक है? नेटम। चीनी से कितना मीठा है? 13,000 गुना ज़्यादा मीठा है। अगला मधुरक हम लोग को एसी सल्फेम केम है। तो एसी सल्फेम जो के है हम लोग का, एसी सल्फेम केम है, तो ये हम लोग का एक सेकेंड, ये हम लोग को चीनी से ना 200 से 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है। ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। ये भी हम लोग के स्वास्थ्य के लिए क्या है सर? हानिकारक है, ठीक है ना। ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कौन है? एसी सल्फेम के है। ये हमारा मधुरक था। मधुरक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मधुरक क्या होता है। देखिए फिर से बताते हैं मधुरक के बारे में। देखिए मधुरक जो होता है वो चीनी के तुलना में ज़्यादा मीठा होता है। चीनी के तुलना में क्या होता है? ज़्यादा मीठा होता है और वहाँ से हमको कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है
है ना, कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि मधुरक का यूज मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी वाले व्यक्ति जो होते हैं, ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति होते हैं जिनका एज 50 के ऊपर होता है, ज़्यादा 50 के ऊपर वाले व्यक्ति को ही ज़्यादातर मधुमेह डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो है कृत्रिम मधुरक का यूज करते हैं। आजकल कृत्रिम मधुरक का यूज आपको क्या बोले, अभी खजूर बोले ना कि खजूर के अंतर्गत भी यूज किया जा रहा है, तो आपको देख कर के यूज करनी है। चिलगम के अंदर देखिए यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो भाई आपको देख कर के यूज करनी है कि भाई उसमें कृत्रिम मधुरक तो नहीं मिलाया गया है ना। अगर मिलाया गया है तो आपको भाई साहब कोई ऊर्जा वहाँ से नहीं प्राप्त होगी, केवल मीठा लगेगा। क्या लगेगा? केवल मीठा लगेगा, क्योंकि कृत्रिम मधुरक को क्या बोलते हैं? स्वीट पॉइजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कृत्रिम मधुरक को हम लोग केवल स्वीट पॉइजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीट पॉइजन। कृत्रिम मधुरक को हम लोग स्वीट पॉइजन के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग मधुरक के बारे में देख रहे थे। यहाँ था कृत्रिम मधुरक। यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर साफ साफ लिखल है कि ये हम लोग का जो होता है एक स्वीट पॉइजन है। क्या है? हम लोग का स्वीट पॉइजन होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला एनसीईआरटी में जिक्र किया है ट्रांक्विलाइजर। जो ट्रांक्विलाइजर होता है यह मानसिक चिंता और तनाव के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी प्रकार के आप मानसिक चिंता में है, तनाव में है, तो उसके लिए कौन सी दवा यूज किया जाता है? ट्रांक्विलाइजर। क्या यूज करते हैं बताइए? कौन सी यूज करते हैं? ट्रांक्विलाइजर। ट्रांक्विलाइजर, ट्रांक्विलाइजर। मानसिक चिंता और तनाव के लिए ट्रांक्विलाइजर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे है, देख ले, अगला एनसीईआरटी टॉपिक में है एनाल्जेसिक। इसका मतलब होता है पीड़ाहारी। अगर किसी प्रकार के आप दर्द का शिकार हैं, तो दर्द का शिकार है तो यहाँ पे दो प्रकार के दवा यूज करनी है। एक तो यूज करनी है नारकोटिक, एक करना है नॉन नारकोटिक। इसका मतलब क्या होता है? जो नारकोटिक होता है ये होता है निद्राकारी। जैसे इस दवा के यूज करने के बाद, जैसे आप दर्द के शिकार है, किसी प्रकार का दर्द है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, कोई प्रकार का दर्द है, तो वहाँ पे आप कोडिन दवा यूज करिएगा, मार्फिन दवा यूज करिएगा। तो इन दवा को यूज करने के बाद आपका दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको नारकोटिक दवा है, आपको सोने की जरूरी पड़ेगी। कि दवा खाने के बाद आपको नींद जैसा महसूस होगा, लगेगा कि नहीं थोड़ा सोते हैं हम। क्या करते हैं? सोते हैं। देखते हैं ना, कोई दवा यूज करने के बाद जैसे सोने जैसा महसूस होने लगता है, नींद जैसा आने लगता है, तो वो होता है नारकोटिक होता है। क्या होता है? नारकोटिक। नारकोटिक दवा जो होता है वो दर्द को कम करेगा, लेकिन आपको सोने जैसा महसूस होने लगेगा। और वो दवा का नाम क्या है? कोडिन है, मॉर्फिन है। एक दवा होता है नॉन नारकोटिक। जैसे उस दवा की यूज करने के बाद आपका मतलब समस्या सही हो जाएगा, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। उसमें कौन है? एस्प्रिन है। एस्प्रिन भी आपका पीड़ाहारी दवा होता है, लेकिन इसमें नींद नहीं आएगी क्योंकि नॉन नारकोटिक है। एक होता है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन जो है ये भी हम लोग को क्या है सर? ये हम लोग का आइबुप्रोफेन जो है ये हम लोग का एक सेकेंड, आइबुप्रोफेन, यहाँ आ गए। चलिए देखिए, तो हम लोग को जो आइबुप्रोफेन जो है ये भी हम लोग को दवा जो है ये हम लोग को पीड़ाहारी है, लेकिन हम लोग को नींद नहीं लाता है क्योंकि नॉन नारकोटिक है। क्या है? हम लोग का नॉन नारकोटिक है। नेक्स्ट हम लोग के अगला जो है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स है, प्रतिजैविक दवा या प्रतिजैविक। जैसे इसमें पेनिसिलिन आता है, पेनिसिलिन आपका एंटीबायोटिक्स है। और पेनिसिलिन के अलावा एक और है एमिनोग्लाइकोसाइड है, एमिनोग्लाइकोसाइड है। यह दोनों के दोनों दवा जो है कवक है, जीवाणु है, फफूंदों से मतलब लड़ने का काम करता है। कवक, जीवाणु, फफूंदों को, कवक को, जीवाणु को, फफूंद को समाप्त करने का काम करता है। दो के दवा ये कौन कौन है? फिर से एक बार सुन लीजिए। इसे बोलते हैं प्रतिजैविक। एग्जाम में सीधा पूछेगा कि एंटीबायोटिक्स बताइए, एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए। तो एक है पेनिसिलिन और एक है एमिनोग्लाइकोसाइड। एक है पेनिसिलिन, एक है एमिनोग्लाइकोसाइड, एमिनोग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट हम लोग का है एंटी माइक्रोबॉल्स, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु नाशक। सूक्ष्म जीवाणु नाशक ये होता है प्रोटोसिल। कौन होता है? प्रोटोसिल। यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए कौन सा दवा यूज किया जाता है? तब प्रोटोसिल, प्रोंटो है सर ना, प्रोंटोसिल दवा यूज किया जाता है। कौन सा दवा यूज किया जाता है? प्रोंटोसिल, प्रोंटोसिल। सूक्ष्म जीवाणु को, एंटी माइक्रोबायल्स को मारने के लिए, सूक्ष्म जीवाणु को मारने के लिए प्रोटोसिल दवा यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में यानी कि प्रतिरोधी बोलते हैं, ठीक ना। आपके एग्जाम में एनसीईआरटी टॉपिक है तो यहाँ प्रतिरोधी पूछ लेता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत बार पूछा भी है कि प्रतिरोधी का नाम बताइए। यानी कि ये भी ना जीवाणुओं को, ये भी जीवाणुओं को, वायरस को मारने के लिए काम करता है। ये में होता है बाइथियोनल, बाइथियोनल है। एक है क्लोरोजाइसेनोल, क्लोरोजाइसेनोल। तो इनमें दो दवा, एक बाइथियोनल है, एक क्लोरोजाइसिनोल है, क्लोरोजाइसिनोल है।
और मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी दवा मेडिसिन का नाम दिया था सारे के सारे हम जिक्र कर दिए हैं। मधुरक का भी जिक्र कर दिए, मधुरक दिया है, मधुरक के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंटासिड, जब आपको आपके अंदर जो जब गैस मतलब नहीं होता है, एसिडिटी हो जाए, एसिडिटी हो जाए तो वहाँ पे जिनटेक यूज कर सकते हैं और ओमेपाइराजोल यूज कर सकते हैं। ओमेपाइराजोल, जिनटेक और ओमेपाइराजोल जो है एंटासिड के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग को अगला दवा जो है हम लोग को लास्ट है, ठीक ना, हम लोग को लास्ट है। बोले थे कि क्लास हम लोग को ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही क्लास रहेगा, क्योंकि मेडिसिन नेम ज़्यादा है नहीं, एनसीईआरटी में दिया नहीं था ज़्यादातर, यानी कि 15 से 16 17 ये एनसीईआरटी में मेडिसिन नेम दिया हुआ था और एक कृत्रिम मधुरक के बारे में दिया हुआ था। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, यह एंटीऑक्सीडेंट जो है यह ऑक्सीकारक से बचाता है। जो खाद्य पदार्थ होती है उनको ऑक्सीकारक से बचाने का काम करता है। इसमें दवा आता है BHA आता है, BHT आता है और PG है। ये सब मेडिसिन है जो प्रतिऑक्सीकारक का काम करता है। ऑप्शन में आपका आएगा कि एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक दवा कौन है, तो दवा का नाम याद कर लीजिएगा, BHA, BHT और PG। तो आज के सेशन में दवा का नाम जो भी आया हुआ था एग्जाम में, सारे के सारे दवा के हम जिक्र कर दिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। इसे एक से अधिक बार सुन करके आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा। जो भी आपके एग्जाम में मेडिसिन नेम से पूछेगा तो यहीं से आएगा, इससे ज़्यादा और कोई मेडिसिन नेम्स एनसीईआरटी में नहीं है।